नमस्ते दोस्तों। गुड इवनिंग। आज जो वित्तीय विवेक और इन्वेस्टमेंट निवेश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मेरा नाम दीपक आशर है और मैं वानप्रस्थ का और शिव कुमार जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वानप्रस्थ में जोड़ा और आपके साथ बात करने का मौका दिया। मैं ऐसे एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और बहुत सालों मैंने जॉब की है इंडिया में। और ऑल्सो मैं दुबई में भी जॉब की है और सऊदी अरब में भी जॉब की है। बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल और इंडियन कंपनियों में काम किया है। तो मेरे सक्षमता के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा और जो भी प्रश्न होंगे तो हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड। तो पहले जो वित्तीय विवेक है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जनरली ऐसा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोलते हैं कि जो एजुकेशन इंडिया में वैसे अभी तो बहुत अच्छा है। 75% इंडियंस हमारे पढ़े लिखे हैं, मगर जो सक्षमता फाइनेंशियल लिटरेसी की है कि फाइनेंस को कितने जानते हैं, तो ये उसका परसेंटेज बहुत कम है कि उसका फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, एजुकेशन में भी कंपलसरी नहीं होता है। वैसा नहीं है कि ओनली इंडिया में है ऐसा, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। तो ये लिटरेसी बढ़ाना ज़रूरी होता है और वो अच्छा रहेगा अगर हम समझें। ऐसा नहीं है कि अपने को करोड़पति बनना है या बिजनेस करना है, मतलब छोटा मोटा तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, मगर धीरे धीरे करना है और उसकी समझ होना बहुत अच्छी बात है। अच्छा होगा तो अपने लिए, हमारे फैमिली के लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा अगर फाइनेंशियल लिटरेसी होगी। और दूसरा ऐसा देखा गया है कि जो हमारे फीमेल मेंबर्स हैं, हमारी बहन बेटियां, माता जी वगैरह, तो जनरली उनकी लिटरेसी थोड़ी कम रहती है। मगर आजकल अभी लास्ट 5-10 सालों में बहुत लिटरेसी बढ़ी है। हमारी बहनें और बेटियां भी बहुत आगे आ गई हैं और वो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे अभी जो जनधन अकाउंट भी खुल रहे हैं उसमें भी देखा गया है कि जो लेडीज़ मेंबर्स के अकाउंट हैं वो उनमें ज़्यादा पैसे रखते हैं, वो बचा के। और हमारे जैसे मेल मेंबर्स के बैलेंस कम रहते हैं। वो मतलब वो सोचने की बात है कि हम हमारे फीमेल मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करें, तो उनको भी फैमिली की ज़रूरियात का अच्छा अनुभव होता है कि क्या ज़रूर है घर में, और वो इस हिसाब से जॉइंट डिसीजन ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। तो मैनेजिंग मनी मतलब ये जो मैं बात करूँगा, मैं मेरी खुद की शोध नहीं है कुछ, ये जनरल है सुझाव, वो आप सब भी जानते होंगे, मगर एक बार रिपीट करना नॉर्मली एक अच्छी बात है। और कोई मेरा नियोजन नहीं है कि मैं सिखाऊं आपको कुछ। आप सब भी नॉलेजेबल हैं और आपको भी होगी उसकी जानकारी। तो वैसे हम हमेशा कहते हैं कि अपने पाँव जितने फैलाओ जितनी की लंबी आपकी चादर हो। तो स्पेंड और कमिट ओनली एज पर द सोर्स ऑफ इनकम, कि अपनी इनकम कितनी है वो जान के ही अपने खर्चे इस हिसाब से करने चाहिए। और अगर लोन भी लेनी है तो हम लोन भर पाएंगे कि नहीं, वो अपनी कितनी इनकम होगी, हमारा क्या प्लान है, वो सब दिमाग में रखना चाहिए और ये थोड़ा प्लानिंग करके करना चाहिए। बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज़ हैं वो हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो बेसिकली हमारी जो ज़रूरियात हैं वो जो खाना पीना, हेल्थ और एजुकेशन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। वो उनके लिए हमेशा पहले खर्चा करना है और पैसे अलग रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ों के लिए पैसे रखने हैं।
वो हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत आती हैं और दिखावा का ज़माना हो गया है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते जाएं, या कि पड़ोसी के पास कौन सी गाड़ी है, वो कौन से घर में रहते हैं हमारे रिलेटिव्स, तो उसको देख के अगर हम कंपटीशन करते जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल ये दोनों भी बड़े खर्चे हो गए हैं, कि कंप्यूटर एक बहुत मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत कॉस्टली खिलौना है अगर हम उसको ध्यान से अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए पैसा अलोकेट करना और उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करना, तो इट विल बी अ वेस्ट। सेम वे मोबाइल एक अगर गया और 6 महीने के बाद नया मोबाइल आ सकते हैं बाज़ार में, और आजकल दौड़ लगी है कि मैं ये ले लूँ ये ले लूँ, तो वो हमारे पैसे खाली ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये हमारे हमेशा हैबिट जो भी हैं, वो पैसे संभाल के रखना, समझ के इन्वेस्ट करना या तो स्पेंड करना कहाँ ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरा, धीरे धीरे पैसा जो भी है, छोटी भी अमाउंट है, बैंक में रखना, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो छोटी अमाउंट से ही बढ़ के बड़ी हो जाती है, और इट कैन बी यूजफुल फॉर एवरीबडी। इवन बच्चों को छोटी उम्र से धीरे धीरे सिखाना कि सेविंग करना चाहिए, बैंक में अलग अकाउंट खोलना चाहिए और पैसे जमा करना चाहिए, वो अच्छा होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे से भी ज़्यादा होशियार हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनका थोड़ा डिसिप्लिन का ज़रूरत है और उसके हिसाब से हम उनको पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट। तो जनरली ये जो बजट बोलते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिस्टमेटिक कंपनियां बड़े बजट बनाती हैं, ऐसा नहीं, मगर फिर भी अब अपनी इनकम और एक्सपेंस का ख्याल हमको हमेशा होना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, मतलब महीने में कितनी है, नेक्स्ट 3 महीनों में कितनी होगी, एक साल में कितनी होगी। तो इनकम और इसके साथ भी जो बड़े खर्चे होंगे या कौन से खर्चे आने वाले हैं, उनका प्लानिंग किया जाए। अगर अपने को जानकारी होगी तो उसके हिसाब से हम उसका आयोजन कर सकते हैं। और हमेशा मतलब अपनी जो अर्जेंसी है उसके हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। कि नॉर्मली जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनको मंथली पगार मिलता है, वो मंथली पगार से अपना मंथली एक्सपेंस खर्चा कर सकते हैं, और जो बैलेंस है वो बचा सकते हैं। जो और जिसको रेगुलर मंथली इनकम नहीं है, मगर इंटरमिटेंट है कि कभी 3 महीने में कुछ इनकम आती है या 6 महीने में, या कई सीजनल इनकम आती है, तो उस हिसाब से उनको प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कि हमारे किसान दोस्त, किसान भाई लोग हैं, तो उनको जब भी क्रॉप जो पैदाइशी होती है तभी वो टाइम पे क्रॉप बिकता है, तो उस एक टाइम पे बहुत बड़ी इनकम होती है, मगर वो इनकम संभाल के रखनी चाहिए बैंक में, और अपना मंथली एक्सपेंस के हिसाब से धीरे धीरे विड्रॉ करके खर्चा करना चाहिए। और अगर ज़्यादा है तो उसको ये निवेश कर सकते हैं, या तो बड़े काम के लिए खर्चा कर सकते हैं। दूसरा भी, एक तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब भी सभी की कटाई होती है तब दाम इतने ज़्यादा नहीं होते, मगर जब भी थोड़े महीने के बाद प्राइस बढ़ सकते हैं क्रॉप के, तो संभाल के रखना अपने, और बाद में बेचना तो अपने को ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। वो ये सब आप हमारे से ज़्यादा जानते होंगे, मैं जस्ट इट इज़ माय ड्यूटी टू पॉइंट आउट। और वैसे ही ऑलमोस्ट हमेशा जो बड़ी रकम बैलेंस है वो या तो निवेश कर सकते हैं या बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, कि घर में कभी या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो किसी को, या घर रिपेयर करने की ज़रूरत हो, तो इसके लिए हमेशा पैसे अलग इकट्ठे करके रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो भी खर्चे हैं वो शॉर्ट टर्म वैसे अलग रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बड़े खर्चे ये अपने
बैलेंस धीरे-धीरे भी जमा कर सकते हैं। वैसे जैसे कि बेटी की पढ़ाई हो, कि कभी घर लेना हो, यात्रा पे जाना हो, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वो खर्चे कितने रहेंगे, हम लोग कितना खर्चा कर पाएँगे, कितना खर्चा करना चाहिए, वो समझ के उसके लिए अलग प्लानिंग करनी चाहिए, तो हमेशा शांति रहेगी। क्योंकि हमेशा हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंस कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं, तो उसके बाद टेंशन रहती है कि इनकम कहाँ से मिलेगी, तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ हम जब घर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो एक वैसे ही एक नॉर्मल ख्याल है कि हमारे सबके लिए एक घर होना तो ज़रूरी है, हमारे खुद के ओनरशिप का। मगर जब भी बच्चे बाहर जाते हैं या कभी दूसरे शहर में जॉब लेते हैं और वहाँ बसते हैं, हमारा ऑफ कोर्स फैमिली हाउस तो होता ही है गांव में, मगर दूसरा घर लेना है, कभी तीसरा घर लेना है, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें ओनरशिप पे लेना है कि भाड़े पे, किराए पे लेना है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि घर के दाम बढ़ गए हैं, मगर किराए इतने नहीं बढ़े हैं। किराए वो तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मुझे मालूम नहीं है कि कौन से शहर में रेंट कितना है और ओनरशिप घर का भाव कितना है, प्राइस। अगर समझो 4,000 रुपीज़ मंथली रेंट है, तो साल का 48,000 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर वही जगह पे हमको ओनरशिप घर लेना है, समझो तो 20 लाख का घर है ओनरशिप, तो वो सिर्फ 2.4% हो गया। अगर हम पैसा रेंट पे रखेंगे तो खर्चा इट्स ओनली 2.4% ऑफ द अमाउंट। जो घर का हमने 20 लाख खर्चे होंगे तो उसके खाली 2.4% होंगे। इसके अलावा अगर हम वही पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 6 या 8% मिल सकते हैं। और अगर लोन लेके घर लेते हैं तो लोन में 12 से 15% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सोच समझ के लेना चाहिए कि हमको रियली कितना खर्चा करना चाहिए, कितना हमको किराए पे लेना है कि ओनरशिप लेना है। ऑफ कोर्स ये एप्रिसिएशन भी हो सकता है, मगर ये वो बात की बात है, एप्रिसिएशन हो ना हो, हमको वो शहर में ठहरना है, बसना है कि नहीं बसना है, वो बाद में दिमाग लगा सकते हैं। ये मुझे लगा एक एग्जाम्पल दिया जाए। ऐसे हमेशा जब भी कुछ भी निवेश करते हैं तो खर्चा करते हैं, तो ये ऑल्टरनेट सोच रखनी चाहिए कि मैं ये ऐसा करूं या ना करूं। हाँ जी, नेक्स्ट। ये अभी दूसरा मुझे लगा कि आप लोगों को मालूम होगा, मगर मैं बताऊं कि पिछले 4-5 सालों में प्राइम मिनिस्टर और हमारे वित्तीय विभाग ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली हैं, मेनली लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। वो बहुत ही अच्छी हैं, उसे जानना और उसे यूज़ करना वो अच्छी बात है, क्योंकि ये जीवन में आवश्यक हो सकती हैं। इन शॉर्ट, ये एक तो लाइफ इंश्योरेंस की जीवन बीमा है, LIC तो है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर की अलग योजना है। दूसरी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब सुरक्षा कवर, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि, जो हमारी बेटियों के लिए शुरू से वो पैदा होती हैं तभी से उनके लिए बचत कर सकते हैं, वैसी बहुत ही अच्छी योजना है और उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। दूसरा आयुष्मान भारत, मतलब ये हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे आरोग्य के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जब भी वैसे तो हम नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, खाना पीना अच्छा रहेगा तो बीमार नहीं रहेंगे, मगर अगर कुछ बीमारी आ गई तो हम उसका खर्चा इंश्योरेंस पॉलिसी से ले सकते हैं। वैसे पेंशन योजना भी है, अटल पेंशन योजना, PM आवास योजना, हमें घर लेना है, और फसल बीमा योजना। मैं वैसे ये सब इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैं बताना ज़रूरी समझा कि आप लोगों को ये मालूम हो।
और उनका जो वेबसाइट है वो बाद में मैं बता दूंगा आपको कि वो वेबसाइट से हिंदी और इंग्लिश में सब जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट। हाँ। हाँ, और कोई एक्सपर्ट होगा उनको हम बुला सकते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं और समझा सकते हैं। नेक्स्ट। ओके। तो अभी हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा खर्चा बात करके जो भी सरप्लस होगा तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स कैसे अवेलेबल हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा आप अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो भी निवेश है, पैसे का जो बैलेंस सेविंग्स है उसका निवेश दो तरीके का होता है। वैसा निवेश जिसमें अपने को फिक्स्ड ब्याज मिलता है, रिटर्न जो भी है ब्याज वो फिक्स्ड मिलता है, और वो पहले से हमें पता होता है कि मैं इतनी इनकम अगर 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए 3 साल या 5 साल के लिए रखूंगा डिपॉजिट करके तो मुझे इतना ब्याज मिलेगा। वो पहले से जो बैंक वाले होते हैं वो कोई भी वो पहले से बता देते हैं कि आपको इतना ब्याज मिलेगा। उसमें इसका फायदा ये है कि उसमें रिस्क नहीं है, आपको पता है पहले से कि आपको क्या ब्याज मिलेगा, और उसमें आपको पैसे गंवाने का कोई भी रिस्क नहीं है। मगर दूसरा ये है कि जो दूसरे तरीकों के हिसाब से उसमें रिटर्न कम मिलता है। अ, अगर हम लोग की जानकारी है और एबिलिटी है कि हम लोग दूसरे तरीके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। मगर ये सब लोग वैसे नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट वगैरह में बैंक में इन्वेस्ट करते हैं जिससे ब्याज मिलता रहे। मगर ये जो भी इनकम होती है नॉर्मली उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है। और दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो भी इनकम या रिटर्न है वो वेरिएबल है, मतलब वो पहले से पता नहीं होता कि आपको कितना इनकम मिलेगा। अगर बैंक का फिक्स डिपॉजिट में 6-7% रिटर्न मिल सकता है ब्याज, ये वेरिएबल में कभी 15-20% भी मिल सकता है, या तो कभी 2-3% भी मिल सकता है, और कभी पैसे लूज भी हो सकते हैं। ये कैसी स्कीम है, आप कैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से उसका रिटर्न होता है। वो थोड़ा समझना अच्छी बात है। उसमें रिस्क ये है कि रिटर्न कम मिल सकता है, और कभी पैसे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए कम भी हो सकते हैं। अगर 10,000 रखें तो 9,000 भी हो सकते हैं, 8,000 भी हो सकते हैं। मगर लंबी टाइम के लिए रखेंगे तो वापस बढ़ भी सकते हैं। तो ये रिस्क है। और एडवांटेज ये है कि अगर हमको जानकारी है तो हमको ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये उसका एडवांटेज है। मगर ये है कि वो लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म जो बोलते हैं हम कि जुगाड़ करो, तो ये नहीं हो सकता इसमें, और पैसे गंवाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मगर हमको ये जो स्कीम है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ जी, बताइए। ओके। हाँ,
वो जनरली जो भी लॉन्ग टर्म 10-15 साल रखते हैं, तो जो भी डेट म्यूचुअल फंड जो भी है, तो उसमें 7-8% मिल सकता है। उसका भी इट डिपेंड्स कि मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं कि कम कम हो रहे हैं। इसमें भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट बढ़ा रही है कि घटा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जनरली 7-8% इतने मिल सकते हैं। और वैसे दूसरा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स में लगाते हैं, जो वेरिएबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें भी अगर अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 15-20% तो इजीली मिल सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अगर अच्छी स्कीम है और अच्छी जानकारी है तो 15-17-18% पर एनम, मतलब एक साल में 15%, मतलब 10 साल में तो 180% ऐसा अपनी जो अमाउंट है इन्वेस्टेड वो इतनी बढ़ सकती है। तो वो हो सकता है। सर ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? यहाँ बहुत सुनने को मिलता है कि लाइफ इंश्योरेंस, तो ये क्या होता है? ये जीवन बीमा होता है कि अगर हमारे घर में जो पैसे कमाने वाले एक या दो आदमी हैं, जो भी, अगर उनको कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ अचानक बीमारी आ गई और वो नहीं रहे, तो हमारे फैमिली में जो भी इनकम का सोर्स है वो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। तो इसी के लिए लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लोग, कि शायद क्योंकि घर में अगर एक ही कमाने वाले हों तो उनकी इनकम बंद ना हो, तो उसका इतना अगर तो लमसम अमाउंट मिलता है अगर उनकी डेथ हो जाए तो लाइफ जीवन का बीमा होता है कि 5 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख, 20 लाख, जो भी अमाउंट की पॉलिसी ली है उसके हिसाब से प्रीमियम भरना होता है हर साल। और अगर कुछ हो गया, लाइफ चली गई, तो उसमें अपने को उसका अमाउंट मिलता है, क्लेम अमाउंट मिलता है। हाँ। यस।
नो सर। तो मैं और एक ऐड कर सकता हूँ कि जब ये ऐसी पॉलिसी लेंगे, अगर हमारी उम्र कम होगी तो प्रीमियम कम होगा। अगर हमारे किसी बच्चे का वो 20-25 साल का है और उसकी पॉलिसी ली जाए तो उसका प्रीमियम कम होगा। और अगर मैं अभी मेरी पॉलिसी निकालूं शायद तो मुझे पॉलिसी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं आई एम 70। अगर कोई 50 साल के आदमी पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी होती है कि वो आदमी कैन डाई सून। तो इसी ऐसा बोलते हैं नो लंच इज फ्री, कि हमेशा जो देते हैं LIC, जैसे शिव कुमार जी ने बताया, वो अपने खुद के पैसे खीसे से नहीं देते, वो अपने पैसे लौटाते हैं। तो जितना प्रीमियम दिया है और जितना कलेक्शन हुआ है उस हिसाब से मिलता है। ओके, और कोई प्रश्न है? ओके, वी कैन गो टू नेक्स्ट। हाँ, तो हमने देखे कि दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स्ड रेटेड इन्वेस्टमेंट्स और वेरिएबल रेटेड। तो फिक्स रेटेड इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। एक तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि RBI बॉन्ड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, गुजरात, महाराष्ट्र, वो गवर्नमेंट भी खुद के बॉन्ड निकालते हैं, उनको जब भी पैसे रेज करना होते हैं तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक सबके बॉन्ड निकलते हैं, उनके बॉन्ड होते हैं। उसको उस हिसाब से उसमें ब्याज वो पहले से डिक्लेयर करते हैं कितना ब्याज मिलेगा। वैसे ही गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जैसे हम बोलते हैं BHEL या कोल इंडिया, बोकारो स्टील वगैरह, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, उनके भी बॉन्ड निकलते हैं, उनको जब भी पैसे रेज करना है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी हम जमा करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट पे आएंगे हम लोग, बात करेंगे। और पोस्ट ऑफिस में और भी यह है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्कीम है जिसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। 60 साल के ऊपर के जो रेसिडेंट इंडियंस हैं उसको ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो वैसे ही तरह तरह की अलग अलग स्कीम्स हैं, मगर उसमें ब्याज 6 से 8% मिल सकता है। तो एग्जाम्पल है कि अगर 10,000 रुपये आपने 5 साल के लिए रखे तो 5 साल के बाद आपको 13,000 रुपये मिल जाएंगे। उसमें भी ऑप्शन रहते हैं कि आपको हर साल इंटरेस्ट कैश में चाहिए तो 600 रुपया मिल जाएगा इंटरेस्ट, और नहीं चाहिए तो एक साथ इकट्ठा मिलेगा। उसमें भी कंसेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि कई लोग कई बैंकों कैसे करते हैं कि वो जो इंटरेस्ट एक साल में 6% का 600 रुपया हो गया अगर, तो ये बोलते हैं कि मैं हाफ ईयरली आपको 6 महीने के बाद 3% दूंगा, और उसके ऊपर वह अमाउंट भी जोड़ करके उसके ऊपर वापस मैं 3% दूसरे 6 महीने में दूंगा।
तो वैसे अमाउंट ज़्यादा बढ़ती है। हमारे बच्चों ने सीखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज गणित में। तो 10,000 अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा तो 13,400 हो सकता है। अगर क्वार्टरली, कभी लोग तो जिसको ज़रूरत है वो 3 महीने का भी कंपाउंडिंग करते हैं, तो उसमें 13,700 मिल सकता है। तो वो जो भी स्कीम है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो जानना जरूरी है। दूसरी एक बहुत ही अच्छी सुविधा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड बहुत एक्चुअली कंपलसरी है कि हर एक कंपनी को एम्प्लॉय के सैलरी में से प्रोविडेंट फंड निकालना होता है और सेव करना होता है, और वैसे इतना ही अमाउंट कंपनी भी जोड़ के आपके अकाउंट में जमा करती है। और आप जब भी रिटायर होंगे तभी पूरा अमाउंट ब्याज के साथ बड़ी अमाउंट मिलती है। और आप कंपनी भी एक से दूसरी कंपनी छोड़ के जाएंगे और दूसरी कंपनी में जुड़ेंगे तो वो भी अमाउंट आपका वहीं रहेगा और वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। मगर जो बिजनेस करते हैं, जो खुद का बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, उनके लिए ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है कि वो खुद का पैसा वो जमा कर सकते हैं और प्रोविडेंट फंड जैसे वो बढ़ता रहेगा। उसमें थोड़ी कंडीशंस हैं, मगर वो अपने अच्छे के लिए है कि 15 साल तक आप अकाउंट बंद नहीं कर सकते और विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बीच में है प्रोविजन कि अमुक 6 साल के बाद आप थोड़ा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, 10 साल के बाद, मगर उसका इंटेंशन यह है कि आप लंबी अवधि तक रखेंगे। जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय को भी रिटायरमेंट के बाद ही बड़ी अमाउंट मिलती है, तो वही हिसाब से पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो बिजनेस करते हैं उन्हीं के लिए है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 10,000 रुपये 15 साल के लिए रखूं तो उसमें हर साल मुझे जो भी 7-8% मिलेगा और उसके ऊपर मुझे नेक्स्ट ईयर वापस चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो वैसे अमाउंट बहुत बढ़ता जाता है। तो एग्जाम्पल, अगर 15 साल में मैं 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो वो अमाउंट बढ़ के 2,75,000 हो जाएगी। आज का उसका इंटरेस्ट 7.25% है। वो पहले तो एक जमाने में 8.5% था, 9% था। अब अभी इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो 8% ऐसे घट के अभी 7.25% है। मगर फिर भी वो अच्छी स्कीम है कि उसका जो भी अमाउंट है वो हमेशा टैक्स फ्री रहता है, उसके ऊपर कभी भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो ये भी स्कीम जानना जरूरी है। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। यस सर, यस सर। सर ये जो हाँ जी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, हाँ जी, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे होता है या सिंपल इंटरेस्ट पे? हाँ, 1 साल के बाद उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। मतलब पहले साल में 1 लाख के ऊपर 7%, 7,000 मिलेगा, और दूसरे साल में वो बैलेंस बढ़ के 1,07,000 हो जाएगी, उसके ऊपर 60% मिलेगा। तो अच्छा, ईयरली कंपाउंडिंग है। समझ गए आप? और बैंक्स में जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट रहता है। नहीं, वो भी बैंक्स में जो अभी वो आएंगे। हम अलग अलग बैंक के हिसाब से वो अलग अलग होता है। कहीं जो भी आप डिपॉजिट रखते हैं, अगर आप बोलेंगे कि मैं 5 साल के बाद विड्रॉ करूंगा तो उसके ऊपर ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। और बैंक की जो भी नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो सभी बैंक के अलग अलग खुद के रूल्स होते हैं। जो बैंक को जितनी ज़रूरत है पैसे के लिए, तो वो उतना आपको खींचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा दूंगा, आप मुझे मेरी बैंक में पैसा डिपॉजिट कीजिए। तो वो अलग अलग किस्म से कंपाउंडिंग करते हैं।
और वो जानना जरूरी होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो जो गार्डियन होते हैं, पिताजी या गार्डियन, वो बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। वो बच्चा खुद नहीं खोल सकता, 12-15 साल वाला खुद नहीं खोल सकता, मगर अगर पिताजी अपने सन या डॉटर के लिए वो 10 साल या 5 साल के हैं तो उनके लिए अकाउंट खोल सकते हैं, और जब भी वो बड़ा हो जाएगा बाद में वो खुद बच्चा ऑपरेट कर सकता है। नहीं, नहीं, वो क्योंकि वो तो आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, बाद में वो सोर्स ऑफ इनकम दिखाने का जरूरत नहीं है। दैट इज वो तो इनकम टैक्स वालों का काम है। अगर आपकी इनकम नहीं है और आप बाहर से कैश डिपॉजिट करके आप जमा करोगे तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि आपने कहाँ से डिपॉजिट किया, मगर बैंक वाले नहीं पूछते कि आपने कहाँ से डिपॉजिट किया। हाँ जी, राजाराम, राजाराम हैज अ क्वेश्चन। सर मेरा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो पीपीएफ के बारे में बता रहे थे, हाँ जी, ये फिक्स डिपॉजिट की बात हो रहा है ना इसमें? हाँ, ये मतलब फिक्स रिटर्न वाला एग्जाम्पल है। वो फिक्स जी। डिपॉजिट है ऐसा आप समझ सकते हैं, मगर उसमें 15 साल तक अकाउंट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छा। ऐसे एक तरीके से इट्स लाइक अ प्रोविडेंट फंड। जो भी नौकरी करते हैं हम लोग तो प्रोविडेंट फंड काटते हैं, तो ऐसे बिजनेसमैन के लिए ये प्रोविडेंट फंड है ऐसा हम समझ सकते हैं कि वो हम अलग से पैसे बचा सकते हैं, और थोड़े सालों के बाद हम किसी कोई काम के लिए विड्रॉ भी कर सकते हैं जितनी बैलेंस है। 6 इयर्स ओल्ड बैलेंस, अगर मैं 2010 में अकाउंट खोला हूँ और 2025 में या 2020 में मुझे कुछ थोड़ा विड्रॉ करना है, तो 6 साल पुरानी बैलेंस 2016 की कितनी बैलेंस है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो वैसे भी प्रोविजंस हैं, अगर किसी को मेडिकल ज़रूरत है या कोई घर खरीदना है, वो उसके लिए प्रोविजन है। अच्छा अच्छा, तो क्या इसमें जो देते हैं इसका क्या कहता है उसको, इंटरेस्ट जो देते हैं इसमें क्या ज्यादा मिलता है कुछ क्या? हाँ, वो जो नॉर्मल बैंक ब्याज से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आपके लिए मतलब मैसेज है कि हम लोग को पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि आपके लिए प्रोविडेंट फंड नहीं है। इसके लिए आप अगर कंपलसरी अपना डिसिप्लिन रख के प्रोविडेंट फंड जमा करेंगे तो अपने लिए फ्यूचर के लिए फ़ायदा है। इसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। एक ज़माने में तो इंटरेस्ट और भी ज़्यादा था। आई थिंक मुझे ख्याल है बरसों पहले तो 11-12% भी था, मगर अभी घट के 7-7.5% हो गया है। वो आगे आगे पीछे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट चेंज होता जाता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, अगर आपको अकाउंट बंद करना है तो हम पूरे पैसे निकाल सकते हैं, और अगर अकाउंट चालू रखना है तो वो 5-5 साल की अवधि है कि 15 के बाद हम और 5 साल बढ़ा सकते हैं, उसके बाद और 5 साल बढ़ा सकते हैं। वैसे 30-40 साल, मतलब मैंने बहुत देखे हैं एग्जाम्पल्स, जो लोग 40-50 साल तक ये अकाउंट चलता रहता है और बैलेंस बहुत ही बड़ी हो जाती है। एनुअल लिमिट है 1.5 लाख रुपए की लिमिट है कि साल में 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। एक ज़माने में शुरू में जब ये अकाउंट मुझे याद है तभी लिमिट 30,000 रुपए की थी, 1970 के आसपास। वो बढ़ के 60,000 रुपीज़ बनाई गई थी। बाद में 1 लाख रुपए पर एनम, एक सालाना 1 लाख रुपया जमा कर सकते थे। अभी 1.5 लाख रुपया है वो बैलेंस, और उसके ऊपर भी हमारी जो इनकम है उसमें टैक्स कटौती मिलती है, मतलब टैक्स के लिए भी एडवांटेज है वो।
हाँ, तो इन फिक्स्ड ब्याज मिलता है, उससे एग्जांपल्स में मैंने पहले स्लाइड में देखा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो क्या है, और अभी दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अभी बैंक्स में एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट होती हैं। तो मतलब अगर लमसम अपने पास कभी 10,000 1 लाख रुपया है तो हम लमसम डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, या हमारे सहूलियत के हिसाब से 1 साल 3 साल 5 साल जैसा अपना ज़रूरत है उस हिसाब से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है रिकरिंग डिपॉजिट, कि अगर हमारे पास एक साथ इकट्ठे 1 लाख रुपए नहीं है, मगर हर महीने हम जो भी बचा सकते हैं वो हम डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो अगर छोटे से छोटी अमाउंट, इवन 10 रुपये पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ, 500 रुपये, 1000, जो भी छोटी अमाउंट भी है उतनी हम रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। मगर ये है कि हम अगर जो भी तय किया कि अभी 200 रुपया, तो हम हर महीने हमें 200 रुपया पर मंथ जमा करना है एज अ डिपॉजिट, उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। और उसमें भी अपने को वी विल बी एबल टू गेट गुड इंटरेस्ट, ब्याज अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी चक्रवृद्धि होके कई सालों के बाद अमाउंट बड़ी हो जाएगी। तो ये फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स। अगर और दूसरा देखें कि कौन सी बैंक के साथ हम रख सकते हैं, तो बैंकों में अलग अलग बैंक है जहां हम निवेश कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं, कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है, मतलब जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, वैसे बहुत सारी बैंक हैं गवर्नमेंट ओन्ड। दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। मगर वो बड़ी बैंक है, उसमें मीडियम और छोटी बैंक भी हो सकती हैं। और तीसरा फॉरेन बैंक्स हैं, जैसे कि सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक वगैरह, ABN AMRO वगैरह, वो फॉरेन की बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ लाइसेंस लिया हुआ है इंडिया में, और वो अपनी बैंक ब्रांच चलाते हैं इंडिया में। और एग्जांपल है कोऑपरेटिव बैंक्स, गांव में और शहरों में छोटी कोऑपरेटिव बैंक्स रहती हैं, ग्रामीण बैंक्स रहती हैं, छोटे छोटे गाँव में, जिलों में, टाउन्स में। तो ये अलग अलग टाइप्स की बैंक्स होती हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है। अच्छा होगा नॉर्मली कि बड़ी बैंक हो या गवर्नमेंट की ओन्ड बैंक हो, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी, मगर जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और अच्छा काम करते हैं उनके साथ पैसे जमा किए जाए। क्योंकि जो एकदम कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें हम जानते नहीं, अगर तो वैसे बैंक में जमा करेंगे तो पैसे डूबने का रिस्क रहता है। अगर हम 5-6 लोग इकट्ठा होके एक बैंक शुरू करें और बाद में हम पैसे मिसयूज करेंगे, तो जो डिपॉजिट हैं, तो डिपॉजिटर्स, तो हम उसको पैसे नहीं दे सकते रिटर्न। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हाँ, और एक एग्जाम्पल है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का, कि जो कंपनियां हैं उनको अगर पैसे की ज़रूरत है, वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक वो पैसे ले सकते हैं। उसमें भी बड़ी कंपनियां भी हैं, मीडियम साइज, और छोटी कंपनियां भी हैं। फॉर एग्जांपल टाटाज, गोदरेज, बिरलाज, महिंद्रा ग्रुप वगैरह वाले बहुत अच्छे ग्रुप भी हैं जो डिपॉजिट लेते हैं, मगर उनके रेट कम होते हैं, क्योंकि वो सीधा है कि उनको बहुत पैसे देने वाले हाजिर होते हैं, और इसके लिए वो पैसे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देते। उनको बैंक भी रेडी होते हैं पैसा देने के लिए। और जो ऐसे भी हमने देखा है कि जो बहुत छोटी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, मगर उनको पैसे की ज़रूरत है और बैंक उन्हें ज़्यादा लोन नहीं देती, तो वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। हमने देखा है कि अगर मार्केट में 6-8% मिलता है, तो वो बोलते हैं कि मैं 10% दूंगा, 12% दूंगा।
तो ये जानना ज़रूरी है कि वैसे में आप ना पढ़ें, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। बाद में पूरा आपका 10,000 रुपया या 1,000 रुपया डिपॉजिट है वो पूरा डूबने का रिस्क रहता है। तो बैंक्स और कंपनीज गिविंग मोर इंटरेस्ट, जो ज़्यादा ब्याज देते हैं, मार्केट रेट से ज़्यादा देते हैं, वो शायद फाइनेंशियली वीक हैं और उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो वो सोच समझ के इन्वेस्ट करने चाहिए। कोई प्रश्न होगा तो बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। लास्ट टाइम ये सवाल उठे थे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि और एक ये तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए बैंक डिपॉजिट के अलावा, कि हम सभी लोग PSU बॉन्ड या तो फिर शेयर्स वगैरह हम खुद ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर PSU बॉन्ड भी जब निकालते हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड, तो कभी उनकी भी लिमिट होती है कि मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए। तो और शेयर्स भी अगर अच्छी कंपनियां, टाटा, हिंदुस्तान लीवर वगैरह, इन्फोसिस, वो अच्छी कंपनियां के सब एक एक भी शेयर लेंगे तो टोटल अमाउंट बहुत बड़ा 40-50 हज़ार रुपये हो सकता है। और वो अगर नहीं है हमारे पास तो हम कैसे करें? हम भी उसमें जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? तो इसके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। वो दूसरे देशों में था, तो इस हिसाब से शायद 15-20 साल पहले इंडिया में भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। हम लोग 5,000 रुपये से भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सभी का पैसा जमा करके वो या तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगी, निवेश करेंगी, या तो शेयर्स में निवेश करेंगे, और उसका जो भी रिटर्न होगा वो आप अपना खर्चा घटा के अपने को वी कैन गेट बैक द रिटर्न। उसका आपको डिविडेंड मिल सकता है या उसका भाव बढ़ सकता है। तो ऐसा प्रोविज़न है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर उसमें दूसरे भी हो सकते हैं कि जितना हम ज़्यादा अवधि के लिए रखेंगे तो टैक्स के लिए भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म अभी देश के इनकम टैक्स कानून के हिसाब से शॉर्ट टर्म हम निकाल लेंगे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है, और लॉन्ग टर्म रखेंगे तो इनकम टैक्स बहुत ही कम होता है। और हर स्कीम की जानकारी लेना ज़रूरी होता है। उसमें भी फिक्स रेटेड है और वेरिएबल रेटेड भी है, उसको एक के बाद एक हम देखेंगे। शिव कुमार जी, अभी टाइम खत्म होगा तो हाउ डू वी वांट टू डू इट? अच्छा, तो जो फिक्स्ड रेटेड बॉन्ड्स हैं उसमें रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम रहता है। तो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी फॉर, उसमें भी फिक्स्ड मैच्योरिटी है या ओपन एंडेड है। उसका मतलब यह है कि वैसे बॉन्ड्स निकालते हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो बोलते हैं कि आप 1200 दिन मतलब 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। तो कंपल्सरीली आपको 3 साढ़े 3 साल पैसे रखने होंगे, तो आपको भी टैक्स में फ़ायदा होगा और जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी वो भी अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये प्रोविज़न होता है। ये इन्वेस्टमेंट कैन बी फॉर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, और ऑटोमेटिकली वो 1200 दिन के बाद आपको पैसा पूरा मिल जाता है रिटर्न के बाद। मगर उसमें रिटर्न भी आज की तारीख में अराउंड 7% मिल सकता है। उसमें एक रिस्क हो सकता है कि अगर बाजार में या गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं तो हमारे जो पहले का जो बॉन्ड होगा उसका रेट कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पहले का ब्याज कम होगा और नया ब्याज ज़्यादा ब्याज वाले जो बॉन्ड मिलेंगे मार्केट में, तो बॉन्ड के प्राइस घट सकते हैं। तो मगर ये रिस्क लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो रिस्क कम होगा।
नेक्स्ट है वेरिएबल इनकम म्यूचुअल फंड की, जिसमें आपको कितना मिलेगा वो तय नहीं है, और उसमें ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड जिसमें कंपनियां शेयर्स लेती हैं या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं, और अपने को जो भी इनकम होगा वो रिटर्न मिल सकता है। तो वही वहाँ पर मगर यही पर ये है प्रोविज़न कि जितना हम ज़्यादा रखेंगे तो उसमें अपने को ज़्यादा रिटर्न मिलने का प्रोविज़न है। हमने ऐसा स्टॉक एक्सचेंज का देखा गया है कि हर 5-7 साल में ऊपर नीचे होके भी बाद में ऊपर हो जाता है। हमने देखा होगा कि लास्ट कई लोगों को आपको मालूम होगा कि लास्ट 20-30 सालों में हमारा हमारा इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बहुत कम था, अगर बहुत अभी बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो वैसे अगर लंबी अवधि के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड में रखें, जो कंपनियां अच्छी कंपनियों में के शेयर्स लेते हैं वगैरह, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होना पॉसिबल है। उसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं कि हम बोल सकते हैं कि मुझे जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, जैसे कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हैं, मगर उनके ऊपर टैक्स लगता है। और दूसरा ऑप्शन है कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, जब भी वो म्यूचुअल फंड का भाव बढ़ेगा तो तभी मैं निकाल सकता हूँ, बेच सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा भाव मिलेंगे। सो ये ऐसा प्रोविज़न है। कई ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के हिसाब से जो कंपनियां हैं उसी में इंडेक्स करते हैं, तो हमें पूरा स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के सभी शेयरों का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इनडायरेक्टली। तो ये सब अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड हैं। वैसे स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी निकलते हैं जो खाली फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोरोना काल में बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बहुत अच्छे मुनाफे कमाए, क्योंकि ज़रूरत थी दवाइयों की। तो अगर कोई ने किसी इन्वेस्टर ने फार्मास्यूटिकल में डाला है इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें बहुत मुनाफा होने का चांस था। तो वैसे जो पीरियोडिकली जो भी माहौल चल रहा है इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, उस हिसाब से अलग अलग स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, और इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टली हम शेयर्स ले सकते हैं कंपनियों के। वो भी ऑप्शन है। बैंक के साथ जो डीमैट वगैरह के अकाउंट खोलने होते हैं, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है, और मतलब और कम भी हो सकता है अगर हमें सही जानकारी नहीं है तो। और उसके ऊपर टैक्स भी बहुत ही कम है। उसमें बड़ी कंपनियां में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीडियम स्मॉल कंपनी में भी ले सकते हैं, और स्पेसिफिक कंपनियां जैसे माहौल चल रहा है उसके हिसाब से भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, और मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट का हो गया। लास्ट टाइम किसी ने बताया था, इसके लिए मैंने 2-3 स्लाइड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बनाई है। कि डेबिट कार्ड बैंक में अगर हमारा अकाउंट है तो हमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड होगा तो इट अवॉइड्स इन डीलिंग इन कैश, कि हमें सभी जगह पे कैश देना ज़रूरी नहीं है, और डेबिट कार्ड हम से उससे दे सकते हैं, और डायरेक्टली हमारे बैंक में जितने पैसे हैं वो उसमें से वो काट के उनको पैसे मिल जाएंगे, जो व्यापारी है उसको। उसकी नॉर्मली कोई फ़ी नहीं होती है, डेबिट कार्ड फ्री होता है, क्योंकि वो अपने ही पैसे यूज़ करते हैं और वो व्यापारी कर देते हैं। और डेबिट कार्ड एटीएम में भी यूज़ हो सकता है, जिसमें से हम हमारे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है कि बाय नाउ और पे लेटर। अगर व्यापारी के पास अगर हमने या रेडियो खरीदा या फ़ैन खरीदा, टीवी खरीदा, और समझो 20,000 का है वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी,
तो उसको हम 6 महीने में, 1 साल में ऐसे पैसे दे सकते हैं, या तो फिर नहीं, सॉरी, इंस्टॉलमेंट में नहीं, मगर बाद में, मतलब 45 डेज, 60 डेज, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड का रूल है बिलिंग का, उस हिसाब से हम पैसे बाद में दे सकते हैं। हमें इमीडिएटली बैंक से 20,000 देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। वो हमारी जो रिलेशन है, हम कितना बैंक के साथ, बैंक में पैसा बैलेंस रखते हैं, और बैंक मैनेजर हमें कितना जानते हैं, उसके हिसाब से वो क्रेडिट कार्ड देते हैं। उसमें उसकी वैल्यू लिमिट रहती है। क्रेडिट कार्ड वैसे होते हैं जिसमें कभी उनकी एनुअल फ़ी भी होती है, और वैसे भी क्रेडिट कार्ड होते हैं जहां एनुअल फ़ी भी नहीं होती है, लाइफ टाइम फ्री रहते हैं। मगर यहाँ भी नो लंच इज़ फ्री, मतलब कोई अपने खीसे से नहीं देते। वो कंडीशन देते हैं कि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया बैलेंस हमेशा रखिए, उससे कम बैलेंस होगा तो हम अब चार्ज करेंगे वैसे। तो उस हिसाब से कभी बड़े क्रेडिट कार्ड होते हैं वो फ्री भी रहते हैं लाइफ टाइम, और क्रेडिट कार्ड की नॉर्मल 500-700 ऐसी एनुअल फ़ी भी रह सकती है। मगर एक बात जानना ज़रूरी है कि अगर हमें क्रेडिट मिलती है 45 डेज़ की, मगर कभी भी हम लोग डिले कर सकते हैं, पेमेंट लेट हो सकता है, तो हमें बहुत ही नुकसान होता है। वो जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि अभी मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया, मुझे घर में वॉशिंग मशीन मिल गया, मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, तीसरा ले सकता हूँ, मगर वी शुड हैव, पैसे होने चाहिए हमारे पास कि हम जो भी क्रेडिट मिली है वो हम रीपे करें। हमारा क्रेडिट जो हिस्ट्री अच्छी रहेगी तो बैंक विल बी ऑलवेज हैप्पी, और हमें कभी भी ज़्यादा उसकी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ये एक तरीके का डेट ट्रैप है, ये एक तरीके की जाल है कि हम ज़्यादा पैसे बोरो करें इनडायरेक्टली, और एंड में नुकसान हमें ही होता है। जो भी आजकल वैसे भी देखा है कि जो हैबिचुअल बोरोर हैं, जो 2-3 बैंक के क्रेडिट कार्ड रखते हैं, और एक बैंक का क्रेडिट कार्ड जब भी ड्यू होता है कि समझो 15 दिसंबर को मुझे पे करना है, तो मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसका पैसा दे दूंगा, और मैं दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड को बाद में दूसरे 45 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। तो ये एक तरह का जाल है, और उसमें फंसना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, ये ओके, ये एक स्लाइड थी फॉर जो भी व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं। नहीं, ओके, तो क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल था कि अगर हम लेट करेंगे तो उसका नुकसान कैसे होता है। एक तो डीले के ऊपर 21% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो नॉर्मली हमें ब्याज 6-8% मिलते हैं, और इसके हिसाब से 21% मिलते हैं। और दूसरा, वैसे भी बोलते हैं कि 300 रुपया पेनल्टी लगेगी और 21% ब्याज लगेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 90% ब्याज हो जाता है। मतलब ये बहुत ही ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड रखना है तो उसका डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए, सो दैट हमें इनडायरेक्टली ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके, नेक्स्ट। और जो छोटे व्यापारी हैं और जो हम बिजनेस करते हैं, उनके लिए बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स का एक स्लाइड मैंने रखी थी, अगर आपको किसी को जानना है कि छोटे शहरों में या गांवों में जो क्या बोलते हैं मनी लेंडर्स, उसके पास पैसे बोरो करते हैं, उनके भी बहुत ही ब्याज होते हैं, उनके ब्याज बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके बजाय हम जो भी बिजनेस करते हैं और हमारी जो बैंक के साथ अरेंजमेंट होती है, तो बैंक से लोन लेंगे तो वो अच्छा रहता है। नॉर्मली बैंक्स को पता होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, जाते हैं, आप कैसे पैसे स्पेंड करते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको जानते हैं, वो आपकी बैलेंस शीट देखते हैं 1 साल के बाद। और बाद में अगर आपको चाहिए एक साथ 10 लाख 5 लाख, तो अपने आयोजन के हिसाब से तो वो रिव्यू करके लोन दे सकते हैं। तो उसमें वो गारंटी मांगते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं, या तो फिर हमारा जो स्टॉक होता है
इन्वेंट्री माल होता है वो गिरवी रखते हैं, कि मतलब कि उसको बेच के आप बैंक को ही लोन दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक बाजू से लोन लूं और मैं माल बेच के मैं पैसे दूसरे किसी को दे दूं। तो इसके लिए उनको डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। बैंक वैसे भी बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो अगर आपको 20 लाख चाहिए तो आप 5 लाख या 10 लाख आप स्पेंड कीजिए आपके सेविंग में से या आपकी कैपिटल से, और बाकी की मैं लोन दूंगा। तो दैट शोज कि हम लोग भी सक्षम हैं और हम साथ में जुड़ के बिजनेस करेंगे और बैंक अपने को सहयोग करेंगे। उसका जो भी ब्याज होता है इट इज़ गवर्न्ड बाय द कंपटीशन, कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से उसका ब्याज बैंक चार्ज करते हैं। वो 12, 15, 18% जैसा हो सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बहुत अच्छे कम रेट में इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि उनको उनका नाम है और देयर इज़ अ श्योरिटी कि वो पैसे हमेशा रिटर्न कर देंगे, और उनको बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे लेते हैं, तो बैंक के लिए भी वो फ़ायदा होता है और रिस्क नहीं रहता है। और कभी नया प्रोजेक्ट होता है तो बैंक अगर हमें नई फैक्ट्री डालनी है तो भी बैंक हमें सहूलियत देती है कि आप मुझे रीपेमेंट, अगर मैंने दिसंबर में पैसे लिए दिसंबर 22 में, तो बोल सकते हैं मुझे जून 23 या दिसंबर 23 से आप रीपेमेंट शुरू कीजिए, और उसके बाद आप 3 साल में मुझे हर 6 महीने में रिटर्न कीजिए। तो उसमें इंस्टॉलमेंट में वो पैसे देने होते हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर या नई फैक्ट्री डालने के लिए। और डे टू डे रनिंग अपनी नॉर्मल रनिंग के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वगैरह, वैसे प्रोविज़न होता है। वो बहुत कायदेसर होता है और डिसिप्लिन से होता है। तो वैसे लोन लेना अच्छी बात है, या तो छोटे मनी लेंडर्स से पैसे लेना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट, सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट लाइन। हाँ, ओके। एक मेरी जनरल एडवाइस थी कि जो ब्रोकर्स होते हैं जो हमें म्यूचुअल फंड दिलाते हैं या बैंक के साथ कुछ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, मेनली म्यूचुअल फंड दिलाते हैं या बैंक की डिपॉजिट दिला सकते हैं, वो भी डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, और दे कैन मिसलीड। वो हमेशा कभी भी हमें जो भी एडवाइस देते हैं वो शायद सच्ची ना भी हो। उसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जिसको पैसे चाहिए, या तो वो उनको ज़्यादा कमीशन देती हैं। कोई म्यूचुअल फंड कंपनियां 2% देती हैं तो कोई 3%, 4% कमीशन देती हैं। तो जो जिसको ज़्यादा कमीशन मिलता है वो आपको बोलेंगे यही कंपनी में आप डालिए म्यूचुअल फंड का पैसा। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कंपनी को पैसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो शायद दे कैन बी वीक और इन्वेस्टमेंट कैन बी रॉन्ग। तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे वित्तीय ज्ञान के लिए, कि जो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देता है या वो ज़्यादा रॉन्ग एडवाइस देते हैं, तो उनसे डरना और समझ के रखना वो बहुत ही अच्छी बात है। तो दिस वर माय जनरल एडवाइस, जनरल डिस्कशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर now any other questions if we have, we can talk about it. Okay, this was my last slide on internet banking. आजकल इंटरनेट बैंक कर सकते हैं, मतलब हमें पासवर्ड मिलता है जिस हिसाब से हम दूसरे व्यापारी को डायरेक्टली बैंक से पैसा दे सकते हैं। हमारे घर में बैठ के ही हम पैसे भेज सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं या गवर्नमेंट के कोई भी बिल्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, ग्रोसरी बिल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इवन LIC प्रीमियम, ट्रैवल टिकट, ये सब हम घर पे बैठ के पे कर सकते हैं अगर हमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है। क्रेडिट कार्ड के भी रीपेमेंट जब भी करना होता है, लोन रीपेमेंट, वो सब हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ओनली थिंग इज उसमें हमारा एक यूज़र ID होता है और पासवर्ड बैंक वाले देते हैं, वो समझ के
यूज़ करना है और किसी को वो देना नहीं है पासवर्ड, सो दैट अदर्स कैनॉट मिसयूज इट। तो ये भी हमेशा जो सुविधा है उसका जो फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है अगर हम अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं तो दिस वाज द डिस्कशन। तो एनी क्वेश्चन?